इसके अलावा और भी क्या चलिए तो फिर आज देखते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में और भी डिटेल में। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के क्वालिटी, मतलब कि इसका क्या क्वालिटी होगा, क्या स्टोरेज होगा, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, जो फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर्स हैं, ये सारी डिटेल्स के बारे में हमें किसमें दिया गया है, सर्कुलर में दिया गया है। तो सर आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आखिर है क्या? ये बेसिकली सेल्फ रेस्क्यूअर इज एसेंशियली, सेल्फ रेस्क्यूअर क्या होता है? एसेंशियली अ लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये लाइन का मैंने दिया था क्वेश्चन आपको, ठीक है। ये है क्या? अ लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल जो है तो इमरजेंसी में किया जाता है ताकि हम एस्केप कर सकें, ठीक है। कहां से एस्केप कर सकें? इरेस्पायरेबल जो एटमॉस्फेयर, मतलब सांस लेने योग्य एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसी एटमॉस्फेयर से भागने के लिए, या फिर ऐसे एटमॉस्फेयर से भागने के लिए जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है तो भरी पड़ी है। तो ऐसी जगह से भागने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? सेल्फ रेस्क्यूअर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसीलिए सेल्फ रेस्क्यूअर को अ लाइफ सेविंग एस्केप टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहा जाता है, ठीक है। एस्केप ऑपरेटर्स भी आप शॉर्ट में इसको कह सकते हो, एस्केप ऑपरेटर, एक प्रकार का एस्केप ऑपरेटर, ठीक है। चलो अब बोलता है कि इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द सेम शुड बी ऑफ प्रॉपर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। बेसिकली बोलता है कि आपका ये बहुत जरूरी है कि जो आपका सेल्फ रेस्क्यूअर है, क्या आपका सेल्फ रेस्क्यूअर, उसका डिजाइन बड़ा ही शानदार लुभावना होना चाहिए, अच्छा कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, मतलब सही तरीके से नट बोल्ट अच्छे से टाइट करके रखो, और उसकी क्वालिटी में तो देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अब जब आप इसको यूज करते हो, जब आप इसको यूज करते हो तो इसको प्रॉपर तरीके से स्टोर भी करो, मेंटेन भी करो, और हैंडल विथ केयर यार, मतलब ऐसे ही नहीं कहीं भी फेंक दिया, हैंडल विथ केयर, ठीक है, ताकि आपको इमरजेंसी के समय यह पर्याप्त मात्रा में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये आपके लिए ही है, आपकी जिंदगी बचाने के लिए है, तो जरूरी ना है कि इसका अच्छे से केयर करें, इसको स्टोर करें, मेंटेन करें, है ना। अब इसका जो प्रॉपर स्टोरेज है, ठीक है, और जो यूज है, फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर या कुछ भी बोल, देखो कहीं कहीं पे फिल्टर सेल्फ रेस्क्यूअर बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, समझ जाना नॉर्मल सेल्फ रेस्क्यूअर की ही बात कर रहा है। ये भी बहुत मतलब कंफ्यूज करने के लिए काफी रहता है आप लोगों के लिए कि फिल्टर लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए। अब देखिए बोलता है कि इसका स्टोरेज और यूज सही तरीके से करें। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो सेल्फ रेस्क्यूअर की लाइफ है, जो सेल्फ रेस्क्यूअर की लाइफ है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आप सेल्फ रेस्क्यूअर को गलत जगह पे रख दोगे, ऐसी कंडीशन में रख दोगे जहां पे उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी लाइफ तो खत्म हो जाएगी ना। तो आपको क्या चाहिए? मैं इसको इस प्रकार से स्टोर करके रखूं या ऐसे यूज करूं कि ये डैमेज ना हो, इसकी लाइफ बची रहे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन। अब इम्प्रॉपर तरीके से अगर स्टोर करते हो तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जो आउटर कंटेनर है, जो बाहरी हिस्सा है सेल्फ रेस्क्यूअर का, वो डैमेज हो जाएगा, है ना। और डैमेज होते ही क्या होगा? डैमेज होते ही क्या होगा? उसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा, मॉइस्चर चला जाएगा तो जो कैटलिस्ट है सेल्फ रेस्क्यूअर में वो क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव हो जाएगा। समझे बात को? अगर सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखा,
यूज नहीं किया सही तरीके से तो जो आउटर कंटेनर है, बाहरी हिस्सा सल्फर स्कोर का, वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा तो उसके कारण मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, नमी चली जाएगी अंदर, नमी अंदर चली जाएगी तो कैटलिस्ट जो है, जो रिएक्शन करके आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, वो डैमेज हो जाएगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब कैटलिस्ट इनइफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, यह कैसे पता चलता है? बाय गेन इन वेट। बताया था ये चीज, बिल्कुल बताया था। आई बात समझ में यहां तक? किसी कोई डाउट? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore, as a check for effectiveness, नहीं विश्वजीत, ये गेट के बैच नहीं चल रहा है यहाँ पे, गेट वालों को इसमें नहीं डालता हूँ ना मैं, सिर्फ एमटी में वो लोग हैं। As a check for effectiveness of filter sulfur score, अब फिल्टर सल्फर स्कोर का इसीलिए क्या किया जाता है, समय समय पर वेइंग करके इसका सेंसिटिविटी पता किया जाता है, ठीक है, एक्यूरेट वेइंग मशीन की मदद से, तो इससे बेटर होता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जिसमें कि मैंने बताया कि भाई बाय इनइफेक्टिवनेस, कैटलिस्ट का इनइफेक्टिवनेस आप कैसे पता कर सकते हो? बाय गेन इन वेट, ठीक है, कि मतलब उसका वजन कितना बढ़ा। अगर वजन बढ़ रहा है मतलब कि कैटलिस्ट आपका इनइफेक्टिव, बोले तो अब इफेक्टिव नहीं रह गया, बोले तो अब आपका कैटलिस्ट खराब हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता है, किसी लायक नहीं रह गया। लगभग 2 से 2.5 किलो का होता है। हम लोग जो ले जाते थे तो लगभग इतना ही रहता था उसका। अब कभी वेट नहीं किया बट ऐसा महसूस होता था जब बेल्ट पे टांग के ले जाते थे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अगर आपने सही बात किया कि भाई कैटलिस्ट तो इनइफेक्टिव हो गया तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगी या घटाएगी, दोनों इतना ही काम रहता है कैटलिस्ट का। तीसरा काम क्या रहता है कैटलिस्ट का? रिएक्शन को होने में मदद करता है। कभी कभार होता है कि रिएक्शन होगा ही नहीं उसके बिना, उसकी मौजूदगी के बिना रिएक्शन होगा ही नहीं। तो हो सकता है ऐसा कैटलिस्ट हो जिसके मौजूदगी के बिना रिएक्शन ना हो। और अगर ये रिएक्शन की स्पीड को मान लीजिए बढ़ाने का भी काम करने के लिए बस रखा गया कैटलिस्ट, तो उस केस में भी आपका इतना तेजी से ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो फिर आप ऐसे सल्फर स्कोर को क्यों रखोगे जिसके कारण आपको जब जरूरत पड़े ढेर सारे ऑक्सीजन की तो वो तो धीरे धीरे देगा, तो ये आपके लिए तो यूजफुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता हर बार। कैटलिस्ट दो चीजें, कैटलिस्ट का नाम नहीं है पता यार, ये नहीं पता, शायद बताया हूं कहीं यार, बताया हूं मैं सेल्फ स्कोर वाले लेक्चर्स में कहीं बताया हूं, याद नहीं मेरे को। एक सेकेंड, अब बता ही देते हैं लगे हाथ। कहाँ गया? कौन सा चैप्टर था जी मेरा? ड्राइविंग ऑपरेटर सेल्फ स्कोर। जैसे कि हुक्का लाइट, ठीक है, एक हो गया हुक्का लाइट, हुक्का लाइट हो गया, एक कैटलिस्ट ही है हुक्का लाइट बेसिकली सेल्फ स्कोर में।
और क्या कैटलिस्ट है? केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी कहीं लिखाए थे? हुक्का लाइट ही है ज्यादातर में तो आपका कैटलिस्ट। चलो ठीक है, एक बार देख लेना, उसमें अच्छे से बताया था मैंने एमटी के लेक्चर में, चैप्टर नंबर 6 शायद तक, 5 या 6 ऐसे ही कुछ है। चलो, तो ये हो गया। अगला है यूज, केयर एंड मेंटेनेंस। अब ये जो आपका सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर है, तो देखिए क्या बोलता है, तो ओनर एजेंट एंड मैनेजर किसी भी माइंस के अगर ट्रेवल टाइम 30 मिनट से अधिक का है बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में, तो उस केस में वह यह देखे ध्यान रखेंगे कि एडिक्वेट नंबर में सेल्फ रेस्क्यूअर्स जो है तो रखे जाएं, बिलो ग्राउंड रखे जाएं, जिनका रेटेड ड्यूरेशन 1 घंटा हो कम से कम, है ना। कहां पे रखे जाएं? सेफ हेवंस में या फिर रेफ्यूज चैम्बर्स में, एट लोकेटेड एट कन्वीनियंट पॉइंट्स, जहां से आसानी से कोई ले सके। एडिक्वेट नंबर मतलब कितने सेल्फ रेस्क्यूअर रखेंगे? नॉट लेस देन द मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द लार्जेस्ट शिफ्ट। जो सबसे बड़ी शिफ्ट माइंस में चल रही होगी, उसका जो सबसे ज्यादा अटेंडेंस होगा, अब तक का जो भी सबसे ज्यादा अटेंडेंस लगा होगा उस सबसे बड़ी शिफ्ट में, है ना, उससे कम नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके माइंस में सबसे बड़ी शिफ्ट में आ रहे हैं कितने लोग? 120 लोग। आपकी सबसे बड़ी शिफ्ट है 120 लोगों वाली। अब इसमें अटेंडेंस आपकी आ रही है 111, ठीक है। तो 111 से कम, आज तक की जो सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस आई है 111 आई है, 9 लोग तो नॉर्मली एब्सेंट ही थे। तो 111 से कम तो कभी भी सेल्फ रेस्क्यूअर आप इस केस में नहीं रखेंगे, ठीक है। जस्ट ये एग्जांपल बता रहा हूं। अब सबसे बड़ी शिफ्ट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जनरल शिफ्ट, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी शिफ्ट जिसमें सबसे ज्यादा मैन पावर हो, उसको मैं कहूंगा जो सबसे बड़ी शिफ्ट। हाँ, जनरल शिफ्ट में ज्यादातर मैन पावर ज्यादा ही होता है आमतौर पर। whenever a person is required to work, supervise और visit below ground working, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अगर माइंस में जाता है तो उसके पास 30 मिनट ड्यूरेशन वाला सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर जो है तो अपने बेल्ट में बांधकर वो तभी का अंदर जाएगा माइंस के अंदर। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका बोलता है कॉन्ट्रेरी टू द अबाउ, contrary to the above, use of self-contained self-rescuer of rated duration less than 60 minutes and up to 30 minutes for a specific district or panel of the mine may be permitted on request of the owner, agent or manager of the mine in writing by the concerned regional inspector of mines। क्या कहना चाह रहा है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आप सेफ हेवन और रेफ्यूज चैम्बर्स में कितनी रेटिंग वाला, कितने रेटेड ड्यूरेशन वाला आप सेल्फ रेस्क्यूअर रखोगे? सेफ हेवन और रेफ्यूज चैम्बर्स में 1 आवर वाला बोले तो वो बेसिकली 60 मिनट वाला बोला गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लीजिए ओनर, एजेंट और मैनेजर ये चाहते हैं कि भाई मैं 60 मिनट से कम वाला रखना चाहता हूं, ठीक है, और 30 मिनट से लेकिन अब अधिक है, लेकिन 60 मिनट से कम की रेटिंग वाला है। तो ऐसे सेल्फ रेस्क्यूअर्स को रखना अगर चाहता हूं तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे? राइटिंग में रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेंगे।
क्लियर है ये चीज? क्या बोल रहा है कि सेफ हेवन्स और रेफ्यूज चैम्बर्स में 60 मिनट से कम समय में ड्यूरेशन वाला जो है तो SCSR रखना चाह रहे हैं, लेकिन 30 मिनट से अधिक है, लेकिन 30 मिनट से अधिक है उसके कोई दिक्कत नहीं है। तो रखना ऐसा, अगर ऐसा रखना चाह रहे हैं 60 मिनट से कम ड्यूरेशन वाला अगर SCSR रखना चाह रहे हैं, तो उस केस में ओनर, एजेंट और मैनेजर को रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? अब जितने भी व्यक्ति माइंस में जाते हैं, ठीक है, अंदर जाते हैं, तो वो बोलता है कि भाई एक बेल्ट और हार्नेस आपके पास अच्छी डिजाइन का होना चाहिए, ताकि आप SCSR उसमें कैरी कर सकें। ये जो नॉर्मल बेल्ट आपके घर में आप जो पहनते हो ना, तो वो जल्दी पुटुक से टूट जाते हैं, ठीक है, और डैमेज भी बहुत गंदा होते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये जो मार्केट से आप हजार हजार रुपए के बेल्ट खरीदते हो, तो इसकी जगह कन्वेयर बेल्ट का बेल्ट जो है तो बांध के चल दो, ज्यादा बेटर है। सही भी रहता है यार, मस्त रहता है। अगर नाश्ता कर रहा है, गले में अटक गया लगता है। अब सेल्फ रेस्क्यूअर के जितने भी यूनिट्स हैं, सेल्फ रेस्क्यूअर के जितने भी यूनिट्स हैं यूज में, उन सभी का क्या होगा? डेली विजुअल डेली विजुअल चेक होना चाहिए, ठीक है, डेली विजुअल चेक होना चाहिए। अब डेली विजुअल चेक में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं? देखो, सील चेक किया जाता है, सही तरीके से इंटैक्ट है या नहीं, मतलब सील सही तरीके से लगा है कि नहीं। लीकेज इंडिकेटर चेक किया जाता है कि कलर चेंज हुआ है कि नहीं। क्लैम्प्स चेक किए जाते हैं, कहीं वो डैमेज तो नहीं हुए। बेल्ट लूप, मतलब कि कहीं कहीं कोई डैमेज तो नहीं है बेल्ट लूप में, फॉर एनी डैमेज। कंटेनर को चेक किया जाता है कि कहीं उसमें डेंट तो नहीं पड़ गया है। अब अगर ये सब डेली विजुअल चेक में ना, ये सब देख के चेक करना है, इसमें कुछ मतलब अलग से 3-5 नहीं करना। जाओ देखो, बड़े ध्यान से देखो, उठा के घुमा फिरा के सेल्फ स्कोर आपका ठीक ठाक है कि नहीं। जब ये सारी चीजें आपको दिख जाती हैं, तो आप जिन यूनिट्स को आप ओके पाते हो, ठीक है, यूनिट्स फाउंड ओके इन विजुअल चेक ओनली शैल बी इश्यूड एंड यूज। जिन यूनिट्स को आप ओके पाते हो विजुअल चेक में, तो उनको आप क्या करोगे? इशू करोगे या फिर यूज करोगे। अदरवाइज डैमेज और डिफेक्टिव यूनिट्स को वहां से तुरंत हटाओगे और उनको अलग से ले जाकर कहीं पे रख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब स्पेशल रैक्स ऑफ सुटेबल डिजाइन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरेज। अब आपको क्या करना है? स्टोरेज करने के लिए एक अच्छी डिजाइन का रैक बनाइए, स्पेशल रैक बनाइए, जिसको रेफ्यूज चैम्बर या फिर सेफ हेवंस कहा जाता है। जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था ना ये सब, तो आज भी याद आता है कि ये जो हेवन था, मैं उस समय समझ नहीं पाया क्या था, तो मैं भी इसको स्वर्ग बोल रहा था जब पहली बार CMR पढ़ाया था यूट्यूब पे। स्वर्ग समझता था। आज याद आ रहा है कि यार क्या क्या गलतियां करके सीखते हैं अपन। जब पहला यूट्यूब का वीडियो बनाया था तब इतना डर लग रहा था यार, मतलब कुछ नहीं था, लॉकडाउन लगा था, रूम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि चलो कुछ करते हैं, खाली बैठे हैं तो चल गया। उसके बाद से बहुत कुछ।
बहुत आगे निकल आए। थक जाते हैं यार बोलते बोलते। चलो, द स्टोरेज एरिया शुड बी अवे फ्रॉम हीट सोर्स, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। दो स्टोरेज एरिया जहां पर भी आप स्टोर करके रखते हो सल्फर को, वो हीट वाली जगह से दूर होनी चाहिए। यूनिट्स को रेगुलर बेसिस पर साफ करेंगे, ठीक है, वो भी गीले कपड़े से। किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए? सेल्फ रेस्क्यूअर को साफ करने के लिए। हर एक सेल्फ रेस्क्यूअर को, जो भी माइंस में ऑन रोल है, काम पे लगा हुआ है, जितने भी सेल्फ रेस्क्यूअर, जितने भी सेल्फ रेस्क्यूअर हैं माइंस में काम पर लगे हुए हैं, ऑन रोल है, जितने भी सेल्फ रेस्क्यूअर्स ऑन रोल है, उनका लीक टाइटनेस टेस्ट होना बड़ा ही जरूरी है। लीक टाइटनेस टेस्ट कितने समय में एक बार? एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, 3 महीने में एक बार। किसके द्वारा? कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। कौन ऑथराइज करेगा? मैनेजर ऑथराइज करेगा। अब कैसे वो लीक टाइटनेस टेस्ट करेगा? कैसे करेगा? एक टेस्ट बॉक्स होता है, उसके अंदर एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर हाँ सही बात है जितेंद्र, मैं यही सोचा था शुरुआत पहली बार तो। एक बॉक्स है, उसमें क्या करोगे? अपना सेल्फ रेस्क्यूअर को रख दोगे, डाल दोगे सेल्फ रेस्क्यूअर को अपने, ठीक है। अब उसका एक लीवर होता है सेल्फ रेस्क्यूअर को, उसको नीचे की तरफ खींचोगे और बॉक्स के मतलब लीवर के स्लॉटेड प्लेस तक, ठीक है, मतलब बॉक्स के ढक्कन को बंद कर देना है। हाँ, बेसिकली आपको क्या करना है, एक डब्बा लेना है, उस डब्बे के अंदर सेल्फ रेस्क्यूअर रख देना है। सिंपल सी बताता हूँ, एक डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर सेल्फ रेस्क्यूअर रख दो और उसके ढक्कन को आराम से अच्छे से एकदम टाइटली बंद कर दो, ठीक है। फिर उसको लगभग रिलीज लीवर टू इट्स ओरिजिनल प्लेस टू क्रिएट वैक्यूम ऑफ 20 MB मिली बार, 20 मिली बार। अब इसमें आप क्या करोगे? इस डब्बे के अंदर से लीवर खींच कर क्या करोगे? जितना भी हवा है उसको निकालने की कोशिश करोगे। लगभग 20 मिली बार का वैक्यूम क्रिएट करना है आपको, 20 मिली बार का खाली स्पेस क्रिएट करना है। अब 20 मिली बार का जैसे ही खाली स्पेस क्रिएट करोगे तो ये आपको गेज पर दिखता रहेगा। 1 मिनट तक यह देखना है, 1 मिनट तक। अब अगर आपके रीडिंग में 20 मिली बार का खाली जगह क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ऐसा समझिए, ये मेरा डब्बा था, ठीक है, ये मेरा डब्बा था, इसके अंदर मैंने अपना सेल्फ रेस्क्यूअर रखा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो हवा भरी होगी, सब नॉर्मल कंडीशन है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मान लीजिए मैंने इसकी हवा निकाल दी, पूरी बाहर खींच ले रहा हूं, अंदर कहीं से हवा आ ही नहीं रही है, ना इधर से आएगी ना इधर से आएगी, कहीं से हवा अंदर नहीं आएगी, सिर्फ हम निकाल रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ पूरा प्रेशर लगाएगा। भाई वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो जैसे बॉटल में से हवा खींचते हो तो बॉटल पिचुक जाता है ना, सेम टू सेम वैसे ही यहां मैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं। अब वैक्यूम क्रिएट अगर मैं करूंगा, कितने प्रेशर का वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं? 20 मिली बार का वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं। अब वैक्यूम क्रिएट करूंगा तो हवा क्या होगी, चारों तरफ से सोचेगी कि मैं कहीं से तो अंदर आऊं, तो बाहर से तो आ नहीं सकती। तो अब हवा कहां भरी हुई है? आपके सेल्फ रेस्क्यूअर के अंदर। अब ये हवा अगर निकल के बाहर आ गई, ये हवा अगर निकल के बाहर आ गई, मतलब कि सेल्फ रेस्क्यूअर में लीकेज है। अगर नहीं निकला,
अगर नहीं निकला तो मतलब कि सल्फर स्कोर नहीं, लीकेज नहीं है। इफ द ड्रॉप इन द रीडिंग इज लेस देन 5 MB, अगर प्रेशर में जो ड्रॉप आ रहा है, आपने जो प्रेशर क्रिएट किया, भाई आपने प्रेशर कैसा क्रिएट किया, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, बात को समझ रहे हो, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। नेगेटिव प्रेशर कैसे, चलो आइए ऐसे समझते हैं। जैसे अगर मैं एक बलून में हवा भरता हूं, अगर मैं एक बलून में हवा भरता हूं तो इस प्रकार से दीवालों पर प्रेशर डालता है, तभी तो बलून फूलता है। तो ये कैसा प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर, ये होता है पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, अगर मैं बॉटल में से हवा निकाल लूं तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से बाहर से प्रेशर पड़ेगा इसमें, मतलब मैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं। तो ये क्या, कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ अंदर, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें धीरे धीरे हवा भी भरता रहूं तो क्या होगा, प्रेशर मेरा नेगेटिव प्रेशर तो घटेगा ना, मेरा नेगेटिव प्रेशर, ध्यान से सुन लो, मेरा नेगेटिव प्रेशर घटेगा। नेगेटिव प्रेशर कैसे घटेगा भाई, अगर मैं हवा भरी, अगर मैंने हवा भरी, मान लो 20 -20 मिलीबार का मैंने प्रेशर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बाहर से हवा इसको दे दी तो क्या होगा, ये -15 मिलीबार पे आ जाएगा। -15 मिलीबार पे आ गया मतलब मेरा नेगेटिव प्रेशर तो घट गया ना। तो वही है प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप इन द रीडिंग इज लेस देन 5 MB, अगर तो आपका यूनिट जो है तो माना जाएगा कि भाई उसमें लीक टाइट है, वो यूज करने के लिए सही सलामत है। ठीक है, अदरवाइज अगर 5 मिलीबार से अधिक प्रेशर ड्रॉप होता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि यूनिट हमारा लीक टाइट नहीं है, ये फेल हो चुका है, नकारा है, इसको लेके चले जाओ। ठीक है, क्लियर है ये चीज, थोड़ा बहुत वैक्यूम में मेन डाउट कहाँ होता है ना कि यार वैक्यूम भी क्रिएट कर रहे हो फिर हवा भर रहे हो उसमें, इसमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के रेस्पेक्ट में समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। किसी कोई डाउट है, फटाक से बता दो। मेरे को ये नहीं समझ में आता, इतने मैसेज करते हो सर ये टॉपिक कवर कराइए वो टॉपिक कवर कराइए, जब क्लास लो तो कोई रहता ही नहीं है। एक बार और, अच्छा। जल्दी से, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये बलून, सबसे पहले दो प्रेशर, दो टाइप के प्रेशर, एक होगा अंदर से, एक होगा अंदर से प्रेशर लगाना, मतलब कि इसमें मैं हवा भर रहा हूं, इसमें मैं एयर इसमें अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर, ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर। अब अगर मैं क्या करूं, एक बॉटल है पानी की, कुछ याद आ रहा है, एक पानी की बॉटल है, अब इस बॉटल में से मैं क्या करूं, हवा को बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हवा बाहर निकालोगे तो इसमें बाहर से प्रेशर आएगा। ठीक है,
बाहर से प्रेशर आएगा, बाहर से प्रेशर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत बात विश्वजीत। तो बाहर से प्रेशर आएगा तो क्या होगा, ये पिचक जाएगा, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर, इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर में वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं, वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है। नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं तो सेम मैंने कंडीशन यहां पे रखी कि मेरा सेल्फ स्क्वायर है, ठीक है, अबे यार ठीक है रख दो इसमें। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, वैक्यूम क्रिएट करूंगा, मतलब पूरी एयर को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट करना है। अब वैक्यूम जब क्रिएट करोगे तो कितना प्रेशर, अंदर कितना प्रेशर रहेगा, अंदर कितना प्रेशर डाल देना है, इतना वैक्यूम क्रिएट करना है कि 20 मिली बार का प्रेशर बन जाए। इतना हवा निकाल लो कि 20 मिली बार का प्रेशर बन जाए। कितने, 20 मिली बार का। अब 20 मिली बार का जैसे ही प्रेशर बनेगा तो आपका सेल्फ रेस्क्यूअर में से अगर लीकेज हुआ, अगर सेल्फ रेस्क्यूअर में से लीकेज हुआ तो मतलब क्या होगा, हवा पर्याप्त हो जाएगी। जो आपने -20 में ले गए थे, ठीक है, -20 तक ले गए थे, अब सेल्फ रेस्क्यूअर में अगर लीकेज होगा तो लीकेज होते होते मान लीजिए आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ, और प्रेशर ड्रॉप होते ही, प्रेशर ड्रॉप होते ही क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप हुआ तो -17 मिली बार पे आ गया। ठीक है, इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ, -20 से -17 पे आ गया, तो इसका मतलब कि मेरा सेल्फ रेस्क्यूअर ओके है। अगर यही चीज -17 से -20 से कितने पर आ जाता, -15 MB पर, मिली बार पर, तब भी मैं बोलता कि मेरा सेल्फ रेस्क्यूअर ओके है। लेकिन अगर यही कितना हो जाए, -14 मिली बार पे, तो इस केस में बोलूंगा कि मेरा सेल्फ रेस्क्यूअर नॉट ओके है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। हाँ, अगर लीकेज हुआ तो देखो, लीकेज कंसिडर हम कब करेंगे, जब 5 मिली बार से अधिक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तब हम लीकेज को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज लीकेज को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यार, है तो डब्बा ही कहीं से, और इतना अच्छा तो रखते नहीं हम लोग। ठीक है, 20 मिली बार का वैक्यूम अगर क्रिएट करने लायक डब्बा रखे हो तो उतना कोई बहुत बड़ी तो चीज तो होती नहीं 20 मिली बार। ठीक है, तो इसमें क्या पता जॉइंट्स में से हवा अंदर चली जाए, तो इसलिए 5 मिली बार तक का हम छोड़ के चलते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड। ये तो प्रेशर गेज आता है, उसको लगा लेना यार, 1 मिनट के लिए प्रेशर गेज को लगा देना। आता है प्रेशर गेज, घड़ी टाइप से होता है, उसको लगा देना, तो उसमें शो करेगा मीटर में। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट, डेली विजुअल चेक, लीक tightness test with regard to each and every unit shall be recorded in a bound page register kept for the purpose। अब इस जो भी एंट्री करता है उस पे उस व्यक्ति का साइन होना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति का साइन होना चाहिए। who has conducted the test and to be countersigned by the manager or any other official authorized by him in this regard। अब मैनेजर क्या प्रिपेयर करेगा, एक कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रिपेयर करेगा फॉर स्टोरेज, यूज, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ SCSR। अब ये किस मॉडल पे बेस्ड होगा, जो मॉडल कोड
प्रोवाइड किया जाता है ओनर के द्वारा कि भाई ये मॉडल का आपके पास CSR है, इसके हिसाब से आपको इस प्रकार का स्टोरेज करना पड़ेगा, इसका यूज इस तरीके से किया जाएगा, मेंटेनेंस इस तरीके से किया जाएगा, इसका केयर इस तरीके से करना है। तो उस मॉडल कोड के बीच मतलब ओनर बताएगा मैनेजर को कि देखो भाई साहब मैंने आपके लिए ये वाली सेल्फ स्कोर खरीदे हैं, अब इन सेल्फ स्कोर को आपको इस प्रकार से संभाल के रखना है, ये कंडीशन में ये रह सकता है। तो मैनेजर बोलेगा ठीक है, मैं इसके बेसिस पे कोड ऑफ प्रैक्टिस प्रिपेयर कर देता हूं कि मुझे किस प्रकार से स्टोरेज करना है, ठीक है, कितने टेम्परेचर तक ये काम करेगा, ये सारी डिटेल्स उसमें रहेगा। क्वार्टर क्वार्टर पे दीपक, हर 3 महीने पे। अब बोलता है कि माइंस में ओनर कोशिश यह करे कि एक ही प्रकार का सेल्फ रेस्क्यूअर यूज हो, हर एक के लिए अलग अलग कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनाने नहीं बैठेगा। नहीं बनाने तो बैठेगा, वो उसका तो काम ही है, पैसा मिल रहा है, सैलरी बेस्ड है तो, लेकिन बनाएगा ठीक है। लेकिन इससे दिक्कत क्या, अच्छा एक ही प्रकार का सेल्फ रेस्क्यूअर यूज ना करने का क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत यह है कि रेफ्यूज चैम्बर में मान लीजिए आपने सेल्फ रेस्क्यूअर रखने हैं, अब आप सभी को ट्रेनिंग दे रहे हो, अब है तो वर्कर ही है ना, आप पढ़े लिखे हो ना, आप ना पढ़े लिखे हो, हर कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, तो इसलिए ट्रेनिंग देने में बड़ी दिक्कत है। अब आप एक सेल्फ रेस्क्यूअर की ट्रेनिंग दे दिए, किसी दूसरे को बोला कि भाई तेरी डिस्ट्रिक्ट में ये रखा है, ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन जब आग लगेगी तो जरूरी है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कि उसी लोकेशन पे जाके सेल्फ रेस्क्यूअर उठाएगा? नहीं ना। तो ट्रेनिंग देना, यूज करना और हर एक सेल्फ रेस्क्यूअर का यूज सिखाना, कैसे यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसको ये चीज याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है, तो ये दिक्कत है। अगले आते हैं, अगला है सैंपलिंग एंड टेस्टिंग। एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सेल्फ रेस्क्यूअर आप कहां ला रहे हो, भाई मार्केट से खरीद के लाए, है ना, ऐसे एक झोला लेके गए थे, उस झोले में गए गए और मतलब झोले में नहीं गए, मतलब गए और मार्केट से एक झोला भर के सेल्फ रेस्क्यूअर ले आए, ठीक है, सेल्फ रेस्क्यूअर ले आए। अब सेल्फ रेस्क्यूअर के जितने भी यूनिट्स हैं आपको उनको सर्विस में लगाना है कि देखो भाई आज से तुम लोग काम पे लग जाओ, ठीक है। तो अगर आपके पास 150 सेल्फ रेस्क्यूअर्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक बैच में 150 सेल्फ रेस्क्यूअर हैं, तो उनमें से 15 सेल्फ रेस्क्यूअर रैंडमली आप उठा लोगे। अगर 150 से अधिक मतलब कि 151 या फिर उससे अधिक सेल्फ रेस्क्यूअर्स हैं, तो 20 सेल्फ रेस्क्यूअर रैंडमली उठा लोगे, ठीक है, 20 सेल्फ रेस्क्यूअर रास्ते से उठा लोगे। अब हर एक बैच के मतलब रैंडमली कोई भी उठा सकते हो, अगर 150 से कम है तो 15 सैंपल्स, अगर 150 से अधिक है तो 20 सैंपल उठाओगे। अब इनके जॉइंट्स को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की एक टीम होगी, सप्लायर्स की टीम होगी और यूजर्स की टीम होगी, इनकी टीम रहेगी और ये लोग क्या करेंगे, जॉइंट को टेस्ट करेंगे, ठीक है, सैंपलिंग टीम बनाएंगे और जॉइंट को टेस्ट करेंगे। 50%, 50% ऑफ द अबाउट ड्रॉन सैंपल shall be sent to any of the approved accredited laboratories for full bench test। देखिए अब इनका टेस्ट होता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। अब आपसे क्वेश्चन यहां पे ये पूछ सकता है कि सेल्फ रेस्क्यूअर का टेस्टिंग जो है तो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर किया जाता है, तो सेल्फ रेस्क्यूअर की टेस्टिंग
इंडियन स्टैंडर्ड 15803 2008 के बेसिस पर किया जाता है और बोलता है कि 50% ऑफ द अबव, मतलब कि ये जो 15 सैंपल्स आपने निकाले हैं या जो 20 सैंपल्स निकाले हैं, इनका 50%, इनका भी 50% आपको कहां भेज देना है, कहां भेज देना है, किसी अप्रूव्ड और एक्रेडिटेड लेबोरेटरी में भेज देना है, जहां पर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15803 2008 के अनुसार इनका टेस्ट किया जाएगा। ठीक है। अब 50% में ये नहीं कि आपका 50% 4-5 भेज दिए, नहीं, कम से कम 6 यूनिट्स तो होने ही चाहिए, कम से कम 6 यूनिट्स तो होने ही चाहिए। ठीक है। बाकी के जो बचे हुए सैंपल यूनिट्स हैं उनका क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15803 2008। सेल्फ रेस्क्यूअर का कोई भी टेस्टिंग है, कोई भी टेस्टिंग है, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही इंडियन स्टैंडर्ड है 15803, ध्यान में रखना। और द रेटेड ड्यूरेशन, ठीक है, रेटेड ड्यूरेशन क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें कि रेटेड ड्यूरेशन टेस्ट करोगे, यूजर्स के कंफर्ट के बारे में देखोगे कि नियरेस्ट रेस्क्यू स्टेशन में क्या यूज कर पाना इसको सही होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें देखा जाता है। ठीक है। मेन चीजें आपको बता दिया हूं कि कम से कम 150 से कम का बैच है, 150 या उससे 150 तक के बैच में आप 15 सैंपल्स उठाओगे, 150 से अधिक बैच वाले में 20 सैंपल उठाओगे। अब इनका भी 50% कहाँ भेज देना है, कम से कम 6 यूनिट्स तो भेजना ही भेजना है, लैब में भेज देना है। बाकी के जो यूनिट्स हैं उनका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कर देना है। अब जिस बैच में 100% सैंपल्स, मतलब आपने 15 सैंपल भेजे, टेस्टिंग 15 सैंपल्स की टेस्टिंग किया है, तो 15 के 15 सैंपल्स अगर आपके क्या हो जाते हैं, फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है, ठीक है, सक्सेसफुल रहते हैं, तभी आप क्या करोगे, उस बैच के सारे सेल्फ रेस्क्यूअर्स को जो है तो माइंस में यूज करने के लिए परमिशन दोगे। अदरवाइज एक सिंगल सैंपल भी अगर आपका लेबोरेटरी में खराब निकल जाता है तो आप क्या करोगे, पूरे बैच को रिजेक्ट कर दोगे, पूरे बैच को बोलो उठा कर ले जा। कुछ ज्यादा नियम नहीं पढ़ ले रहे यार अपन, है इतना तो सच में जो माइंड में काम करते हैं ना इतना डीपली, तो उनको नहीं पता होगा कभी कभार, तो लगता है जितना हम लोग पढ़ लिए। क्यों? Results of the above stated laboratory test as well as practical performance test, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, इसके रिजल्ट पे माइंस के ऑनर का साइन होता है, भाला बताओ, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, ऑनर्स के ऑफिस में कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, ये तो पहली बार कहीं माइंस के ऑनर के काउंटर साइन की बात पढ़ी मैंने तो। A copy of the said test result shall also be kept at the mine office and shall be made available for inspection up to the shelf life of apparatus. लो कर लो बात, सही बात है। अब जो टेस्ट रिजल्ट की कॉपी है उसको आप कहां पे रखोगे, माइंस ऑफिस में रखोगे इंस्पेक्शन के लिए, वो तो पढ़ी हो नॉर्मली सी बात है ना।
अप टू द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑपरेटर्स, जब तक आपका मतलब जिस भी बैच का या फिर जो भी है, जो भी सेल्फ स्कोर का आपने टेस्ट किया है, क्या ही कर सकते, अप टू द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑपरेटर्स, जब तक इसकी शेल्फ लाइफ है, मान लीजिए इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल, तो 3 साल तक ये सारे टेस्ट रिजल्ट्स की कॉपी आपको माइंस ऑफिस में रखनी है। अगर इसका शेल्फ लाइफ है 2 साल, तो 2 साल तक रखनी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बोलो जाके डीजीएमएस में, डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, कितना बड़ा नाम है ना। अब देखो बात वही है कि डीजीएमएस, देखो माइनिंग इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसी ब्रांच है जहां पर इंडिया में मतलब एकमात्र ऐसा ब्रांच है माइनिंग इंजीनियरिंग कि इंडिया में कितने हमारे पास माइनिंग इंजीनियर है इसका बकायदा बकायदा डाटा है। ठीक है, बकायदा डाटा है इसका, एकमात्र इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसका एकदम एग्जैक्ट, जिसके पास डाटा है कि हमारे पास इंडिया में कितने माइनिंग इंजीनियर्स हैं, जिसके पास इसका भी डाटा है, इसका भी डाटा है कि मेरे पास कितनी इंडस्ट्रीज है, कितनी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, कहां कहां काम चल रहा है, इसका भी डाटा है। मैं बहुत बार ये चीज बोल भी चुका हूं कि अब तो लगता है डीजीएमएस में जाके बोलना पड़ेगा कि भाई आपके पास इंजीनियर्स का भी डाटा है, आपके पास माइनिंग इंडस्ट्रीज का भी डाटा है, मतलब ऐसा, और वो भी एग्जैक्ट, इसमें मतलब कोई कमी नहीं है। अगर आप ही इन दोनों को कंबाइन कर दो, आपको ये भी पता है कि जो भी माइनिंग वाला, माइनिंग जहां पर भी माइंस है ना, जितनी भी माइंस हैं उस माइंस में कितने मैनेजर हैं, कितने असिस्टेंट मैनेजर है, सब पता है। कहां पर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की कमी है ये भी पता है। ठीक है, तो जब आपको ये पता है कि हमारे पास कितनी माइंस है, कहाँ कितने मैनेजर है, किसके असिस्टेंट मैनेजर है, किस माइंस में काम अच्छे से चल रहा है, कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जब एक बच्चा सर्टिफिकेट लेके आता है, जब आपके पास एक बच्चा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उसी समय आप उसको एक जॉब सर्टिफिकेट भी दे दो ना। वो नहीं मांग रहा है आपसे, क्या नहीं मांग रहा है वो देखो, कोई भी व्यक्ति ना, मैं सीधी बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं चाहता कि मुझे मतलब, हो सकता है मतलब थोड़ी बहुत तो देखो इच्छा रहती है कि यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन कोई वो एकदम से ना अंदर से वो नहीं आता किसी भी लड़के के अंदर। जब वो कॉलेज से वो निकलता है कोई भी बच्चा, उसके अंदर ये रहता है कि यार अब मैं कॉलेज से निकला हूं, मैंने ट्रेनिंग कर ली, अब मुझे एक अच्छी सी जॉब करनी है, उसके दिमाग में ये रहता है। उसके दिमाग में कभी भी ये नहीं रहता कि नहीं मुझे यूपीएससी ही करना है या फिर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब ही करनी। वो तो समय उसको डाइवर्ट कर देता है, समय डाइवर्ट करता है। अगर निकलते ही आप उसको एक अच्छी जॉब दे दो तो क्या ही रह जाए फिर। भाई उसको दे दो ना एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट के, हाँ भाई इस माइंस में रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे जाके जॉब कर सकते हो, कर लीजिए, खाली है जगह। लेकिन कहीं जॉब मिलती नहीं है। ठीक है, और जॉब मिलती नहीं है तो उसमें क्या लगने लगता है, क्या लगने लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए,
आओ तो गवर्नमेंट जॉब लेके रहूंगा। लोग बोलते हैं ना, और जिनकी लग जाती है उनके ज्ञान देखना कभी। तुमने कोशिश नहीं की। अबे यार कोशिश नहीं की है, पता भी है कि मतलब एक कोशिश करने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको, मैं सच बता रहा हूं, मैं कॉलेज से निकलने के बाद जॉब ढूंढने गया था कोलकाता। वहां पे एक कौन सा तो था यार, केसरवानी कौन सा तो है, सौम्या, सौम्या करके कुछ तो है, सौम्या माइनिंग कॉर्पोरेशन करके। साला ढूंढते ढूंढते गूगल मैप पे पहुंचे उसके यहाँ। बाद में घंटी बजाए, डोरबेल बजाए, तो इतने में एक ठो आदमी अब बनियान पहने, पेट खुजवाते हुए निकला, बोला हाँ बोलो क्या है। पूछे पूछे बोला है, भागे यहाँ से, भगा दिए यार। तो ये भी तो एक मेहनत का काम है यार। अब सोचो उस समय हम लोग जब कॉलेज से निकले गए, और आते आते मतलब ये हालत हो गई थी यार, एक हफ्ता सोचो कोलकाता में रुके, ये हालत हो गई, दोनों दोस्तों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं जेब में। अब आए तो आए कैसे। हाँ ये था, ट्रेन का रिजर्वेशन कर लिए थे, लेकिन वो ट्रेन रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी पैसा नहीं था दोनों के जेब में। फिर गए हम लोग, एक अंकल के यहाँ थे, मेरे एक अंकल थे, उनके यहाँ गए, पापा बोले चले जाओ। वहां गए तो थोड़ा नाश्ता वास्ता किए, और अब उन्होंने बुक कर दी। हम लोग सोच रहे थे 10-20 रुपए जो भी था, तो सोच रहे थे कि यार बस बस पकड़ के कैसा वैसा पहुंच जाएंगे। अब वहां उन्होंने बोला हम, मैं कैब बुक कर देता हूं। हम लोग मना कर रहे हैं दोनों जन, नहीं 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 नहीं, नहीं अंकल। तो जबरदस्ती फिर भी उन्होंने कैब बुक कर दिया। हम दोनों की हालत टाइट कि साला कैब वाले को पैसा कहां से देंगे, 250 रुपया। उसको ये सोचे दिमाग में दोनों कि चलो एक काम करते हैं, निकल लेंगे धीरे से, नीचे जाएंगे कैब तक, कैब वाले से बोलेंगे भैया कैंसिल कर दीजिए, हम तो चले जाते हैं। नीचे गए, अंधेरे में अंकल ने विदाई पकड़ाई, विदाई को खोल के देखे 2000 का नोट। भला हो मोदी का जो 2000 का नोट उस समय चलाया था। बड़ा अच्छा लगा। तब जान में जान आई दोनों के। तब लगा कि हाँ, विदाई देने वाला हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल एबिलिटी टेस्ट करते हैं। 1% of the total units under use of particular। ये सब श्रेयक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सीएमआर के लेक्चर्स में देख लीजिए, नोट्स में भी लिखा हुआ है, सीएमआर के सब चीजें पहले से ही उसमें डली हुई हैं। अब फंक्शनल एबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि आपका फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है सीएसआर। तो 1%, जितने भी यूनिट्स हैं उसका 1%, जितने भी यूनिट्स हैं उसका 1% रैंडमली हर साल उठाओगे और उनका टेस्ट करोगे, ठीक है। और कम से कम 1% का मतलब ये कि कम से कम एक यूनिट तो होना ही चाहिए, एक यूनिट तो होना ही चाहिए, ठीक है। सैंपल 10 कलेक्टेड शैल बी टेस्टेड एट इंडियन स्टैंडर्ड 15803 2008, ठीक है। रेटेड ड्यूरेशन कम से कम कितना होना चाहिए, 35 लीटर पर मिनट ड्यूरिंग द रेटेड ड्यूरेशन। अब ये देखिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड 15803 2008 है। अब रेटेड ड्यूरेशन एज पर लेवल नॉट लेस देन 90% ऑफ द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, मतलब जितने मिनट वाला है उसका कम से कम 90% तो चले ही। भाई जितने मिनट का बोला गया है कंपनी के द्वारा उसका कम से कम 90% चले। इनहेलेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का परसेंटेज 20-21% से कम नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप अंदर खींच रहे हो वो 1.5
परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इनहेलेशन एयर टेम्परेचर, ड्राई बल्ब, जो टेम्परेचर है हवा का वो 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए जो आप इनहेल कर रहे हो। जो ब्रीदिंग रेजिस्टेंस है इनहेलेशन का 10 मिलीबार से अधिक ना हो, ठीक है, और एक्सहेलेशन का 10 मिलीबार से अधिक ना हो। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स 15803 2008। अब यही सब देखो चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, बार 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 वही चीजें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप टेस्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है, जैसे ही आप टेस्ट का बिगिनिंग करते हो तो बोलता है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, उतना ऑक्सीजन तुरंत ही नहीं दे पाता है, ठीक है, उतना ऑक्सीजन तुरंत नहीं दे पाता है आपका जितना ऑक्सीजन देना चाहिए आपके सेल्फ रेस्क्यूअर को। तो सेल्फ रेस्क्यूअर आपका जो भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी देर के लिए जो भी ऑक्सीजन दे रहा है ना, वो समय, वो जो शॉर्ट टर्म है वो थोड़ी देर कितना होना चाहिए, 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस 2 मिनट में, इस 2 मिनट में, स्टार्टिंग के 2 मिनट में 17% से कम तो आपका ऑक्सीजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, कितना भी डेविएट करे ऑक्सीजन घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन घटता बढ़ता है तो ये 17% से कम कभी भी उसका लेवल नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना, जब तभी आप बोलोगे कि हाँ मेरा सेल्फ रेस्क्यूअर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। और 1.5% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। और समय, किसी भी समय पर, किसी भी एट नो पॉइंट ऑफ टाइम 3% से अधिक बाय वॉल्यूम कभी भी, मतलब किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल एबिलिटी टेस्ट है ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन काउंटर साइन मैनेजर करता है और इसको माइंस ऑफिस में कम से कम 2 साल के लिए रखा जाता है। फंक्शनल एबिलिटी टेस्ट को माइंस ऑफिस में कम से कम 2 साल के लिए रखा जाता है, इसकी रिपोर्ट को, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखो, देखो ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि 1.5% से अधिक इनहेल्ड, मतलब जो सांस अंदर खींच रहे हो उसमें 1.5% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 1.5% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए जो सांस अंदर खींच रहे हो। और सेल्फ रेस्क्यूअर के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, ये क्या था, ये ऑन एन एवरेज था, ये ऑन एन एवरेज था कि कभी 1.5% से अधिक हो गया, कभी 1.5% से कम हो गया, 1.5% से अधिक होते होते मान लो 2% आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपने इनहेल कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपका 1.5% आ जाना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। सेल्फ रेस्क्यूअर जब आपका खाली हो जाए तो आप जब निकालो तो 1.5% ऑन एन एवरेज आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले, ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन ये जो कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा तो हो रहा है उस, ठीक है, इतना तो समझ गए कि भाई कम ज्यादा होगा, ऑन एन एवरेज मेरा 1.5% आ जाएगा। लेकिन ये कम ज्यादा जो हो रहा है, तो अगर ज्यादा हुआ तो 3% से अधिक तो ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अब समझ में आया भाई, 1.5% क्या है, एवरेज है, कभी 1.5 हुआ, ठीक है, कभी 1.5 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 2.5 भी हो गया, कभी 0.5 ही हुआ, ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में 3% से अधिक ना होने पाए। चला चली ट्रेनिंग। अ टीम ऑफ ट्रेनर्स शैल बी क्रिएटेड फ्रॉम बीटीओस। कितना बचा है यार, देख लें एक बार, आज इसको खत्म है करना है। बाप रे,
चलो यार बंद करते हैं, बहुत हो गया। आज इसको खत्म करेंगे शाम को, मतलब शाम को नहीं, देखता हूँ अभी मौसम सही लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी तो ठीक है, नहीं तो शाम को एक क्लास तो आज लूंगा ही लूंगा। आज इसको खत्म करें, फुर्सत करते हैं, एमसीक्यू कल से चालू करेंगे। कल से फेंसिंग एंड गेट्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, 15 मिनट बाद फिर एएमटी की क्लास भी है। ठीक है। जय जगन्नाथ। रात को। ठीक। ठीक। गुड नाइट।